हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 जो कि है नंबर सिस्टम्स, और आज है इसका लेक्चर नंबर 3। और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस को। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं ये तो हम पिछले कुछ लेक्चर्स में जान चुके हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। अब उनके डेसिमल एक्सपेंशंस का क्या मतलब होता है, तो इसको समझने के लिए इसके अलग अलग वर्ड को पहले समझते हैं। डेसिमल का क्या मतलब होता है, देखो जैसे कि अगर मैंने लिखा 0.5, तो इसमें ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को ही हम डेसिमल कहते हैं मैथ्स की भाषा में, है ना। और 0.5 को रैशनल नंबर में लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, हमें पता है उसे 1/2 लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 0.5 ऐसे ही है और हमें पता है कि हम जब इस डेसिमल को तोड़ते हैं तो हम इसको पहले यहाँ से ऐसे काटते हैं, हटाते हैं, और डेसिमल के इस तरफ जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने हम नीचे 1 के साथ 0 लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 यानी कि एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे मैं नीचे 10 लगा दूंगा। तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये 1/2 हो गया ना। तो 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, और ये जो पॉइंट होता है ना, इसी को हम डेसिमल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, वैसे मैथ्स में 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें डिजिट्स कहते हैं, इतना तो पता ही होगा। तो उसी को ही कह रहा हूं कि डेसिमल के बाद इधर राइट साइड पे, ठीक है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स हैं उतने 0 नीचे 1 के आगे, सॉरी आगे नहीं पीछे, आगे तो ये होता है, ये पीछे यहाँ पे लग जाएंगे, और फिर ये उस हिसाब से डिवाइड होके रैशनल नंबर या बटे की शक्ल में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये होता है डेसिमल। और एक्सपेंशन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास बटे में इस तरीके से कोई भी नंबर दिया है, या फिर ये तो रैशनल हो गया, या कोई भी इरैशनल नंबर भी अगर हमें दिया है, कोई भी स्क्वायर रूट वाला नंबर है, तो उसको डेसिमल के अंदर लिखना कैसे है। देखो, एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, एक्सपैंड करना, ग्रो करना, ज़्यादा में उसको बढ़ा देना। तो यानी कि इसको डेसिमल की फॉर्म में कैसे बढ़ाएंगे या बनाएंगे, बटे की शक्ल वाले को जो कि रैशनल होते हैं, या स्क्वायर रूट वाले को जो कि इरैशनल होते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन करने का मतलब यह है कि रैशनल और इरैशनल नंबर, रियल नंबर्स के अंदर रैशनल और इरैशनल नंबर अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं उनको इस तरीके के डेसिमल की फॉर्म में लिखना या इस फॉर्म में बनाना डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, हम डेसिमल एक्सपेंशन क्यों पढ़ रहे हैं। डेसिमल एक्सपेंशन से होता क्या है कि जो रैशनल और इरैशनल नंबर्स होते हैं ना, हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी इनमें फर्क देख सकते हैं। यानी डेसिमल एक्सपेंशन के जरिए हम ये बता सकते हैं कि हमें कोई भी अगर नंबर दिया है तो वो इरैशनल है या रैशनल है। क्योंकि ये देखो, वैसे तो अगर हमें रैशनल और इरैशनल सीधी तरीके से दिया हो, जैसे अगर इस तरीके से बटे की शक्ल में है तो हमें पता है ये रैशनल है। अगर हमें इस तरीके से स्क्वायर रूट में दिया हो 2 तो हमें पता है ये इरैशनल है। पर अगर हमें इस तरीके से डेसिमल में दे दिया, अब जैसे 0.5 तो चलो आसान सा डेसिमल वाला नंबर था, तो हमें पता है इसको 1/2 की शक्ल में लिखेंगे और ये एक रैशनल वाला डेसिमल एक्सपेंशन है। पर बाय चांस कोई बहुत ही बड़ा सा डेसिमल एक्सपेंशन हमें दे दिया जाए और हमें पूछा जाए बताओ ये इरैशनल वाला डेसिमल एक्सपेंशन है या रैशनल वाला, तो ये कैसे पता करेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन करके हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। और कभी कभार तो हमें ऐसे कई सारे नंबर भी दे दिए गए होते हैं जिसमें हमें बताना होता है कि बताओ रैशनल है या इरैशनल है। तो डेसिमल एक्सपेंशन इसमें बहुत हेल्प करता है, ये जानने में, उनको डिस्टिंग्विश करने में, उनको अलग अलग करने में। डिस्टिंग्विश करने का मतलब होता है अलग अलग करना। तो रैशनल और इरैशनल में फर्क देखने के लिए डेसिमल एक्सपेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है मैथमेटिक्स में। उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशंस से हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं हम वो भी देख सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पर इरैशनल या रैशनल नंबर्स को दिखाना हमें पिछले कुछ लेक्चर्स में आ गया है। पर अब अगर मैंने उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कर दी तो तब उनको नंबर लाइन पे दिखाना और भी आसान हो जाता है, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हें करनी नहीं है, तुम्हें डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद उसको नंबर लाइन पे बनाकर अभी नहीं दिखाना, बाद में दिखाना है, अभी नहीं।
पर ये जानना जरूरी है, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना यार, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, और तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बुक में, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। और अब किन्हीं भी बटे वाली नंबर का, जैसे कि हमने डेसिमल से बटे में तो कन्वर्ट कर दिया, पर यहां से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है ये तो नहीं पता ना। अरे 0.5 का डेसिमल काट के नीचे 10 लेकर आके हमने 1/2 तो बना दिया, पर 1/2 से 0.5 कैसे बनाना है ये पता है क्या? कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, तो वो पता करेंगे। और कई सारे रैशनल नंबर्स या बटे वाले या p/q की फॉर्म वाले नंबर्स को या उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करनी है ये हम कुछ एग्जांपल्स से समझेंगे जो तुम्हारी बुक में दी गई है। तो चलो तुम्हारी बुक की एग्जांपल नंबर 5 से डेसिमल एक्सपेंशंस की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो तब तक इतना नोट कर लो अगर करना है तो चलो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 तुम्हारी एनसीईआरटी बुक की। एग्जाम्पल नंबर 5 है, यहां पर मैं लाइन बना देता हूं, इस तरफ तुम्हारी एग्जाम्पल आएगी और इस तरफ मैं करूंगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 और 1/7, ठीक है। सबसे पहले 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। सबसे पहले 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। देखो कोई भी बटे की शक्ल वाला या p/q की फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने का सबसे पहला तरीका डिवाइड वाला डिजाइन बना लो, है ना। अंदर आएगी ऊपर वाली चीज और बाहर आएगी नीचे वाली चीज, ठीक है। अब डिवाइड करना तो तुम्हें आता ही होगा, इतना तो मैं मानता हूं यार 8th तक तुमने इतना तो पढ़ा ही होगा। 3 3 9 आ गया। अब कई लोग यहाँ पे ऐसे लाइन बना के इसको इधर भी लिखते हैं, तो तुम वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी सही होता है और यहाँ भी सही होता है। चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये लो 3 3 9, 10 में से 9 गए 1। अब यहाँ कोई जब 0 नहीं होता और हमें इसके बाद भी एक्स्ट्रा और चाहिए 0, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे आता है 0, पॉइंट मतलब डेसिमल। यहाँ पे जब हम एक डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है एक 0 और फिर ये 0 आ जाता है नीचे, तो ये आ गया 10। फिर दोबारा 3 3 9 और यहाँ पे फिर 1 आया, अब एक और 0 चाहिए। तो अब होगा क्या, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार 0 लिया, एक डेसिमल लगाया, तो दूसरी बार 0 लेने के लिए फिर यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। बस एक बार डेसिमल लगा दिया बहुत है, अब जितने मर्जी 0 आगे लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ और इसको नीचे 0 लेके जाते जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया 9। अब यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है और मुझे एक और 0 चाहिए, तो मैंने अपनी मर्जी से लगा लिया और ऐसे कर दिया। नीचे आया ये वाला 0, फिर मैंने लिखा 3.3 और फिर आया 9, फिर आया 1, यानी ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो मतलब 3.3 ऐसे 3.3333333 करते करते चलता ही जाएगा ये। तो इसका जो रिमाइंडर हुआ, इसके जो मतलब बहुत सारे जो रिमाइंडर्स हुए वो क्या थे, यहां पर रिमाइंडर हुआ 1, उसके बाद यहां पे फिर हुआ था 1, यहां पे फिर हुआ 1, ठीक है ना। यहां पर हमने डेसिमल लगा के 0 तो कर दिया, यहां पर भी डेसिमल लगा हुआ था, यहां एक एक्स्ट्रा 0 लगाया, पर हर बार क्या क्या रिमाइंडर आया उसे जरा नोट करते जाना। पहले आया था 1, दोबारा फिर आया 1, यहां भी आया 1, यानी कि रिमाइंडर बार बार 1 1 1 आ रहा है। और जो इसका डिवाइजर है वो क्या है, डिवाइजर मतलब जिससे इसे डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि 3, वो है इसका डिवाइजर, ठीक है। तो हमने 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया जो कि है 3.333333, ऐसे जाता जाएगा। जब भी कोई नंबर आगे बहुत ज्यादा बार जा रहा है, मतलब सेम नंबर रिपीट होता जा रहा है, तो उसके बाद ना तुम इसको दो तरीके से ले सकते हो। या तो उसके आगे ना ऐसे 3.33 2-3 बार लिख के ऐसे डॉट 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 लगा दो, ये डेसिमल्स नहीं है, इसका मतलब है कि आगे यही सेम नंबर रिपीट होता जा रहा है। या तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 3.3 करके इसके ऊपर एक ये साइन लगा देना है। ये साइन होता है बार का, इसे कहते हैं बार, इसे कहते हैं बार। इसका मतलब होता है, मतलब ये हम उस नंबर पे लगाते हैं जो नंबर डेसिमल के बाद रिपीट होता जा रहा है, उस नंबर के ऊपर ये लगता है। जैसे कि 3.3333 रिपीट हो रहा है तो हमने इसके ऊपर लगा दिया। अगर यहां पे 3.37777 ऐसा करके 7 रिपीट होता बस सिर्फ, तो 3 के ऊपर बार नहीं आता, सिर्फ
ऐसे 3.37 लिख के सिर्फ 7 के ऊपर बार आता, 3 के ऊपर नहीं आता क्योंकि 3 रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। बार सिर्फ उसके ऊपर आएगा जो रिपीट हो रहा है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया था, ये तुम्हारी एग्जाम्पल में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये रही तुम्हारी एग्जाम्पल का पार्ट 1 जिसमें 10/3 करना था। इसके बाद हमें जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है वो है 7/8। तो चलो इसे नोट कर लो, फिर मैं 7/8 लगाता हूँ, मतलब निकालता हूँ। हो गया, कर लिया। चलो 7/8 करते हैं। सेवन बाई एट। अब देखो मैंने क्या कहा था, डिवाइड की शक्ल बना लो, अंदर आएगा ऊपर वाली चीज़, बाहर आएगी नीचे वाली चीज़, 8 आया। अब यहाँ पर अगर मैं 8 1 जा 8 भी करता हूँ तो वो 7 से पहले ही बड़ा है, तो यहाँ पर मैं 1 से तो शुरू कर नहीं सकता, मुझे यहाँ पे एक 0 चाहिए ताकि ये 70 बने, है ना। हमें पता है डिवाइड में अंदर जो है वो बड़ा नंबर होना चाहिए पर बाहर छोटा, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है, उन्होंने जान के हमें 7/8 दिया है। तो क्योंकि ना हमें, तुम कहोगे सर फिर आप यहाँ पे 8 लिख दो, यहाँ पे 7 लिख दो, भाई ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7 तभी होता अगर हमें यहाँ 8/7 करने के लिए दिया होता, पर 7/8 दिया है उन्होंने। जो ऊपर वाली चीज होती है हमेशा वो अंदर आती है और नीचे वाली हमेशा बाहर आती है। ऊपर वाली डिविडेंड बनती है, नीचे वाली डिवाइजर बनती है। ये डिवाइजर होता है जिससे डिवाइड किया जा रहा है, और जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो डिविडेंड होता है। तो ऊपर वाला डिविडेंड होता है, नीचे वाला डिवाइजर होता है, चाहे नंबर कोई भी हो बड़ा छोटा। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ना 0 लगा के फिर पॉइंट लगाना पड़ता है, 0 लगा के पॉइंट या डेसिमल लगाना पड़ता है, जिससे वजह से यहाँ पर 0 आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 7 है मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, हो सकता है मुझे कई सारे 0 यहाँ पर लगाने पड़े। तो 7 मैंने कर दिया यहाँ, और ये मैंने लगा दिया 0। और अब 8 में 70 तो आता ही है, देखें 8 9 जा कितना होता है 72, तो 8 8 जा 64, वो ठीक है, 8 8 जा 64। अब 70 में से 64 गए तो बचेंगे 6 ही बचेंगे, हाँ। अब डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगा सकता हूँ एक और, बिल्कुल लगा सकता हूँ, ये 0 आ जाएगा नीचे, ये आ गया 60। अब 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। तो 8 8 जा 64 बड़ा हो जाएगा, तो 8 7 जा 56। तो ये कितना आया 4। अब 4 फिर से यहां से छोटा हो गया, डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगा सकता हूं, नीचे आएगा, और बस आ गया। 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा 40, और ये हो गया अपना डन। क्रॉस भी लगा सकते हो या 0 भी लगा सकते हो, जो मन करे। डन हो गया, ये हमारी पूरी हो गई डेसिमल एक्सपेंशन 7/8 की, जो कि है 0.875 0.875 कह सकते हैं इसको। अब यहां पर जो रिमाइंडर्स थे वो कौन से थे। सबसे पहले जो रिमाइंडर आया था वो था 6, है ना। उसके बाद जो रिमाइंडर आया था वो था 4, और ये 2 हमारे रिमाइंडर आए। उसके बाद जो यहाँ का डिवाइज़र है, वो था हमारा 8, ठीक है। रिमाइंडर और डिवाइज़र इसके भी डन है। एक बार मैं देख लूँ इसके रिमाइंडर यही है ना, रिमाइंडर ये भी तो रिमाइंडर ही है वैसे, एक लास्ट वाला 0। मैं वही कह रहा हूँ, कोई रिमाइंडर तो बच रहा है, लास्ट वाला जो आंसर आया वो भी तो रिमाइंडर ही है लास्ट में, तो वो 0, 6 4 और 0, डिवाइज़र है 8। चलो 0.875 इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अगले एग्जाम्पल के अगले पार्ट पे चलते हैं, इसी एग्जाम्पल के, तब तक इसे नोट करो। चलो फटाफट करो, फटाफट। कर लिया कि नहीं कर लिया, चलो। चलो अगला एग्जाम्पल है 1/7, तीसरा पार्ट एग्जाम्पल नंबर 5 का 1/7।
डिवाइड का बना लो डिजाइन, ऊपर वाला डिविडेंड होगा यानी कि 1 को थोड़ा सा डिजाइन में लिख देते हैं, और जो नीचे वाला डिवाइज़र होगा बाहर। अब हमें फिर से पता चल गया कि जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड से बड़ा हो गया, तो अब हमें फिर वही 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 आएगा और हम 1 को थोड़ा आगे लिख देते हैं। हो सकता है 0 बहुत सारे जोड़ने पड़े अपने को, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 पॉइंट करके यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए तो 3, डेसिमल लगा हुआ है तो मैं एक और 0 लगा सकता हूँ, नीचे आ जाएगा ये 0। अब 7 5 जा होता है 35, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो 7 4 जा 28, तो ठीक है भाई 7 4 जा 28। ये नीचे कितना आया 2, डेसिमल लगा हुआ है एक और 0 लगा सकते हैं तो नीचे आ जाएगा 20। अब 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, 21 बड़ा हो जाएगा तो 7 2 जा 14, ठीक है 7 2 जा 14, 20 में से 14 गए तो 6 ही आया। अब डेसिमल लगा हुआ है तो एक और 0 लगा सकते हैं और यहाँ पर नीचे 0 आ गया। अब 7 6 जा 42, 7 7 जा, या फिर 7 9 जा करके देख लेते हैं, 7 9 जा 63 बड़ा हो जाएगा, और 7 8 जा 56 वही ठीक है। फिर 7 8 जा 56, तो ये आ गया 4। डेसिमल लगा हुआ है तो एक और 0 लगा सकते हैं, एक और 0 लगा सकते हैं, ये आ गया 40, और 7 6 जा 42 बड़ा हो जाएगा तो फिर 7 5 जा 35, तो नीचे आ गया 5। डेसिमल लगा हुआ है तो एक और 0 लगा सकते हैं, एक और 0 लगा सकते हैं, और 7 7 जा 49 आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम दोबारा 1 पे पहुँच गए हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो यानी ये हमारी डिवीजन कंप्लीट हुई है, और अब इसके बाद मैं यहाँ पर अगर 0 लगा के करूँगा भी ना तो अब ये 1 4 2 8 5 7 ही आगे रिपीट होगा। ऐसे 7 के बाद फिर से 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 ऐसे रिपीट होता रहेगा। यानी इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ये है, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.142857 करके इन सब के ऊपर बार, या फिर इतना ही करके इसके आगे डॉट 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 ऐसे शो कर सकते हो इसको 2 तरीके से। और इस डिवीजन के जो रिमाइंडर्स हैं उन्हें एक बार लिख लेते हैं। रिमाइंडर्स यहां पे लिख देता हूं नीचे। पहला था 3, फिर आया 2, फिर आया 6, फिर आया 4, फिर आया 5, और फिर आया 1। तो ये थे इसके कुछ रिमाइंडर्स, और इसका जो डिवाइज़र है, इसका जो डिवाइज़र है वो है 7। तो ये रहा इसका रिमाइंडर, ये रहे इसके डिवाइज़र, ये रहा इसका डेसिमल एक्सपेंशन जिसको इस तरीके से या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये रहा इसका पूरी मतलब ये रही इसकी पूरी डिवीजन, इसका डिवाइड। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 से हमें क्या क्या मिला वो मैंने सब यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि 10/3 और 7/8 और 1/7 इन सब के डेसिमल एक्सपेंशन क्या क्या है, इनके डिवाइज़र क्या क्या थे और उनके रिमाइंडर्स क्या क्या थे, वो सब मैंने यहाँ पर एक टेबल में लिख दिए हैं। और इनसे ना हमें 3 चीज़ें मिली हैं। हमें इसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो नोटिस करनी चाहिए। कई बच्चों ने, कई स्टूडेंट्स ने शायद की भी हो, नहीं की तो मैं नोटिस करवा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि इन तीनों केसेस में, ये तो हमने सिर्फ 3 लिए हैं, पर तुम कोई भी रैशनल नंबर ले लो, बटे की शक्ल वाली चीज़ ले लो, अगर हम उसे उस तरीके से डिवाइड करते हैं जैसे मैंने किया इन एग्जाम्पल्स को, तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है या तो वो 0 हो जाता है या तो वो अपने आप को रिपीट करता है। कैसे? देखो, जैसे कि 7/8 को जब हमने डिवाइड किया तो करते करते लास्ट में डिवाइड होकर इसका रिमाइंडर 0 मिल गया हमें, यानी ये पूरे तरीके से डिवाइड हो गया। और अगर हम इन दोनों केसेस में देखें तो इनमें जो रिमाइंडर था वो अपने आप को रिपीट कर रहा था,
यानी यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 रिपीट ही करी जा रहा है, 1 ही आई जा रहा है। अगर यहाँ देखें तो 3 2 6 4 5 1। अब 1 के बाद अगर हम इसे और डिवाइड करते तो ये अपने आप को रिपीट ही करता बाद में दोबारा से, मतलब 1 के बाद ये फिर 3 2 6 4 5 1 ऐसे रिमाइंडर्स ही आते, रिपीट करता। अगर मैं इस केस में वही इसी केस में देखा मैंने, तो ये दो चीज़ें, पहली चीज़ तो ये नोटिस हुई, दूसरी ये कि जो रिमाइंडर आया वो हमेशा डिवाइजर से कम रहा। जैसे डिवाइजर अगर 3 है तो रिमाइंडर 1 रहा, यानी डिवाइजर से कम। अगर डिवाइजर 8 है तो रिमाइंडर 640 यानी कि 6408 से कम रहा। अगर डिवाइजर 7 है तो रिमाइंडर 7 से कम रहा, 3 2 6 5 4 1 यहां तक रहा। ठीक है, मतलब 7 से बड़ा कोई नहीं आया, 6 आया पर 7 तक भी नहीं कोई आया। दूसरी चीज तो ये नोटिस करने के लिए मिली। तीसरी चीज जो हमने नोटिस करी वो ये है कि जब भी रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करता है तो जो कोशेंट होता है उसमें सेम नंबर आता है। कोशेंट क्या होता है? अब डिवाइड करते हुए एक तो हम यहां पे नंबर लिखते हैं, जैसे कि यहां पर हमने लिखा था 1, यहां पे हमने लिखा था 7, यहां पे आया था ये वाला हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि रिमाइंडर जब नीचे आता गया, जब रिमाइंडर अपने आप को इस 1 के बाद ऐसे 3 2 6 5 4 1 रिपीट किया तो ये भी अपने आप को रिपीट किया ना। कोशेंट होता है ये वाला नंबर जो हम यहां पे लिखते हैं डेसिमल वाला, ये होता है कोशेंट। जैसे कि इसको हम कहते हैं डिविडेंड, इसको हम कहते हैं डिवाइजर, वैसे इधर जो आता है ना उसे हम कहते हैं कोशेंट। और वो यही बोल रहे हैं कि अगर इसमें सॉल्व करते करते नीचे यहां पे जैसे जो भी रिमाइंडर वगैरह बनता है, कुछ भी जो भी रिमाइंडर बनेगा, अगर वो रिमाइंडर अपने आप को, या रिमाइंडर बोल रहा हूं मैं, रिमाइंडर अगर अपने आप को रिपीट करता है तो कोशेंट में भी नंबर्स अपने आप को रिपीट करेंगे। जैसे यहां पर जब रिमाइंडर 1 के बाद अपने आप को रिपीट ही करने वाला है, अगर हमने और आगे निकाला, यानी कि इसके बाद भी 3 2 6 5 4 5 ऐसे रिमाइंडर्स ही आने वाले हैं, सेम टू सेम रिपीट करने वाले, तो उसके आगे ये भी अपने आप को उसी तरीके से रिपीट करेगा। ये हमें देखने को मिला, नोटिस करने को मिला। अब ये तीनों चीजें मैंने तुम्हें क्यों बताई, ये हमने नोटिस क्यों करी? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एग्जाम में भी, तुम्हारे टेस्ट में भी, तो इसीलिए नोट करो। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने बहुत ही कम एग्जाम्पल्स लिए हैं रैशनल नंबर्स की, मतलब उन रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन करते हुए, उनकी चीज़ों को नोटिस करते हुए हमने सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा है, यानी कि हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू नोटिस किया है। किनकी? रैशनल नंबर्स की 3 एग्जाम्पल के थ्रू, सिर्फ 3। पर ये वैलिड है हर तरह के रैशनल नंबर्स के लिए जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब रैशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो ये उन हर तरीके के रैशनल नंबर के लिए वैलिड है। जैसे हमने तो सिर्फ 3 लिए, पर तुम कोई भी ऐसा नंबर ले लो जिसको बटे की शक्ल में लिखा जाता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, उन सबको अगर डिवाइड करोगे ना तो उन सभी में तुम्हें ये 2 तरीके की या 3 तरीके की जितनी भी चीज़ें हमने नोटिस की है ना वो मिलेंगी देखने को। ठीक है, मतलब कैसी कि रिमाइंडर या तो हो जाए 0 या तो अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, अब मैं इन दोनों, जब मतलब रिमाइंडर इन दोनों तरीके से जब भी आएगा ना, मैं इसका अलग अलग केस ले लेता हूं। केस 1 लेते हैं कि जब रिमाइंडर 0 आ गया, जब रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म हो जाना, पूरा हो जाना, 0 हो जाना, टर्मिनेट हो जाना। इसी तरीके से रिमाइंडर जब हमारा 0 आ जा रहा है, पूरे तरीके से चीज़ें डिवाइड हो जा रही हैं, तो हम कहेंगे उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। केस 2 ले लेते हैं, जब रिमाइंडर जो है वो अपने आप को रिपीट करेगा, यानी कि कभी भी 0 नहीं होगा, नेवर बिकम 0, पर अपने आप को रिपीट करेगा, तो हम कहेंगे उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, यानी कि अपने आप को टर्मिनेट नहीं कर रहा, 0 नहीं हो रहा, पर रिपीट कर रहा है। रेकरिंग का मतलब है रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है अपने आप को, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं तुम्हें कोई भी 2 नंबर देता हूं, ये वाले, पहला नंबर दिया 3.142678,
अब ये जो नंबर है अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा और यहाँ पर ये ख़त्म हो जा रहा है, यानी यहाँ तक आकर इसका रिमाइंडर जो है नीचे 0 हो गया होगा, क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन तो डिवाइड करके वो आया है जो हमें कोशेंट मिलता है, ठीक है, वो वाले हैं ये। तो यहाँ पर अब इसके आगे कोई डिवाइड नहीं कर रहा, ये ख़त्म हो जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर नीचे 0 हो गया था, जो भी चीज़ें डिवाइड हो रही थी उनका। और ये जो 1.27 ऊपर बार है, बार होने का मतलब ये नंबर कुछ इस तरीके का है, 1.27 27 27 अपने आप को रिपीट 27 27 27 27 करता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा, पर ऐसे रिपीट हो रहा। तो 1.27 बार लिखा हुआ है। क्या ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं या नहीं? यस और नो बताओ। अभी तक हमने जितना पढ़ लिया उसके बेसिस पे बताओ। मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूं। 1 2 3 4 5 मैं बताता हूं। तो हाँ, ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, ठीक है। और हाँ, ये बात जरूर याद रखना कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ये दोनों केसेस में हमें जो भी डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है, ठीक है, वो सिर्फ रैशनल नंबर्स के लिए होता है, इररैशनल नंबर्स के लिए नहीं। इररैशनल नंबर्स के लिए कुछ और केस होता है। उसके लिए ये होता है कि नंबर जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो ना तो टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट करता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ये होते हैं इररैशनल नंबर्स के बारे में। बाकी इररैशनल नंबर्स को हम और डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, मैंने सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब ये नंबर्स इस तरह के रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में क्यों हैं ये तुम्हें पता चल गया। पर तुम्हें अगर मैं कहूं कि तुम्हें मैं और ज्यादा खुल के बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू कि ये ऐसा क्यों है, तो तुम्हें बहुत ही मजा आ जाएगा। और तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 भी इसी के ऊपर है। तो चलो उसे करते हैं और तब तक तुम इसे नोट करो। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 तुम्हारे सामने यहां पर आ रही है, जो कि है शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमें शो करना है कि जो 3.14268 ये जो नंबर है ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। वही चीज़ है, वो कह रहे हैं कि अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अब एक्सप्रेस करो इस नंबर को p by q की फॉर्म में, जिसमें p और q इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में दिखाना है, शो करना है। तो करो क्या, पहले तो इस नंबर को लिखो 2678। अब मैं इसका डेसिमल उड़ा देता हूं और हमें पता है डेसिमल उड़ाने पर डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने डिजिट्स 1 लिखकर उसके बाद आ जाते हैं। तो कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 0 आ जाएंगे। तो अब ये हो गया p by q की फॉर्म में, ये p by q की फॉर्म में मैंने लिख दिया, जिसमें p और q इंटीजर्स भी हैं और q 0 के बराबर भी नहीं है, q 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये रैशनल नंबर ही तो है। तो बस हमने शो कर दिया इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में। और यहां पर एक चीज और नोटिस करने वाली है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिया है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि यहां पर ये एक्सपेंशन अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा और यहां पे खत्म हो जा रहा है। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और यहां से हमने एग्जाम्पल के जरिए, एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया कि ऐसे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, चलो अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लो। चलो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 तुम्हारे सामने आ रही है, शो दैट 0.3333 करते करते आगे 3 ही आई जा रहा है, रिपीट हो ही जा रहा है, यानी कि 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू
0, यानी सीधी सी बात है इस बार हमें 0.3 बार को रैशनल नंबर की फॉर्म में दिखाना है या शो करना है या एक्सप्रेस करना है, जो भी कह लो। ये हमारी एग्जाम्पल है या कहो तो क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? तो देखो 0.3 बार का मतलब है 0.3333 रिपीट होता जा रहा है अप टू सो ऑन, मतलब 3 ही आता जा रहा है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस नंबर को x मान लेता हूं, यानी कि 0.333 आगे करते करते 3 ही आई जा रहा है, मैं इसे x मान लेता हूं। क्यों मानना है बताऊंगा, फिलहाल के लिए इसको कर दो लेट x इज इक्वल टू ये नंबर। ठीक है, अब मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि इक्वल टू के अगर इस तरफ कोई भी नंबर है, जैसे कि सपोज मान लो यहां पर नंबर है 2 और यहां पर नंबर है 3, तो मैं क्या कर सकता हूं कि इक्वल टू के ना मैं दोनों तरफ किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड या उस सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। दोनों तरफ होना चाहिए, पर यह रूल है, मैं कर सकता हूं दोनों तरफ किसी सेम नंबर को डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूं, पर दोनों तरफ सेम तरीके से होना चाहिए। जैसे अगर मैंने यहां पर 10 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे इधर भी 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने इधर डिवाइड किया होता तो मुझे इधर भी 10 को डिवाइड करना पड़ता। तो ये मैथमेटिक्स का एक रूल है जो अब से याद रखना बहुत जगह पे काम आने वाला है। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली मैं यहां पर क्या करता हूं कि मैं 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं। और अब 10 से ही क्यों? 10 से ही क्यों? देखो, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हो जो रिपीट हो रहे हो उतने 1 के बाद 0 लगाओ और उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है जो कि है 3। यहां 3 बहुत बार आ रहा है पर 3 ही रिपीट हो रहा है। एक ही ऐसा डिजिट है 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं सिर्फ उतने नंबर 1 के बाद, मतलब उतने डिजिट, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना उतने 1 के बाद 0 लगाओ और उनको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 10 बनेगा इसके लिए, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1 के बाद एक 0 लगाया तो वो 10 बन जाएगा। अब 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, सही लिख रहा हूं? हाँ, आई एम नॉट इंग्लिश टीचर, आई एम मैथ्स टीचर। कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरे को कमेंट्स में। हाँ, मल्टीप्लाइंग 10 टू बोथ साइड्स we get 10x इज इक्वल टू, अब 0.3333 में अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो, मैं तुम्हें एक सीधी सी ट्रिक बताता हूं, एक बहुत ही अच्छा सा मजेदार सा एक मतलब चीज बताता हूं मैं, मजेदार सी। जितने भी 0 होंगे 1 के बाद हम उतने से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने या डेसिमल आगे चला जाएगा। अब 1 के बाद एक ही 0 है यानी कि 10 है, तो होगा क्या, ये डेसिमल जो है ना ये एक नंबर आगे चला जाएगा और यहां पे आ जाएगा 3.333333 करते हुए सारा कुछ, यानी ये आ जाएगा 3.333 करते करते आगे 3333 ऐसे होगा। यानी 10 अगर 100 होता तो ये 33.3333 आता। अगर ये 100 होता यानी कि 2 0 होते तो ये डेसिमल 1 और 2 इस जगह से शुरू होता, यानी कि 33.333333 ऐसे आता। आया समझ? अब यहाँ पे 10 था तो ऐसे आया। वैसे इसको मल्टीप्लाई करने के और भी कई तरीके हैं पर सबसे आसान समझने के लिए यही है। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब इससे अगली चीज़ क्या करेंगे अपन, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब ये क्यों मानते हैं मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। देखो, जब तुम छोटे होते हो तो तुम्हें सिखा दिया जाता है ना सिर्फ कि बोलो 1 2 3 काउंटिंग बोलो, या फिर ABCD सिखा दी जाती है, बोलो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ABCDEFG। तुम भी तो रट्टा मार के सीख ही लेते हो ना, तो वहां पूछने थोड़ी बैठते हो कि बड़ी क्लासेस में इनका क्या मतलब होता है, नहीं पूछने बैठते ना। तो जैसे कि वहां पर तुम्हें याद करवा दिया जाता था और तुम सिर्फ कर लेते थे, और बड़ी क्लासेस में आकर तुम्हें पता चलता है कि उन नंबर्स से क्या क्या यूज होता है।
या फिर वो जो अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के, उनसे जोड़ के वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस से पूरा पूरा पैराग्राफ बनता है, तुम्हें बाद में पता चला। ऐसे ही अभी मैं जो तुम्हें बताता जा रहा हूं ना, बस समझते जाओ, लिखते जाओ। लिखते जाओ मतलब अभी सिर्फ समझते जाओ, लिखने के लिए जब मैं बोलूंगा सिर्फ तब लिखना है, और बिना क्वेश्चन किए, बिना कंफ्यूजन रखे, बिना डाउट रखे सिर्फ समझते जाओ जो मैं बोल रहा हूं, दिमाग में डालते जाओ अपने, बिना किसी डाउट के। अगर डाउट आ रहा है तो डोंट वरी, ये मेरी गारंटी है, ये क्वेश्चन पूरा करवाने तक तुम्हारा सारे डाउट खत्म हो चुके होंगे। चुपचाप देखो, अब इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसे मान लिया। अब तुम कहोगे इक्वेशन नंबर 1 मानना क्या होता है? सीधी सी बात है, अगर मैं कोई भी स्टेप कर लिया, अब मुझे इससे अगली जो चीज़ करनी है, इससे अगला जो स्टेप मुझे लिखना है, अगर वो इस वाली इक्वेशन से अलग है तो मैं इस इक्वेशन को साइड में रख दूंगा, और उस साइड में रख के मैं उसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूंगा, ताकि अगर मुझे बाद में इस इक्वेशन की कहीं पर भी ज़रूरत हुई तो मैं इसे यूज़ करूंगा ऐसे लिख के कि बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। ठीक है, तो अभी फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे यहां तक इसे निकालना था तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दिया। अब मैं इसका अगला स्टेप करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस 3.333 और आगे करते करते अप टू सो ऑन, जिसमें यही आता जाएगा, इसको मैं 3 + x लिख सकता हूं। अब तुम कहोगे सर ऐसे कैसे? देखो x क्या था? x था 0.3333। अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास यही तो बनेगा। अगर तुम्हें नहीं पता कि डेसिमल वाली चीज़ों को किसी दूसरे नंबर से ऐड कैसे करते हैं तो मैं तुम्हें वो बताता हूँ। देखो, जैसे अगर मेरे पास ये डिजिट है ना 0.3333 करते करते इतने सारे नंबर, तो इसको अगर मुझे 3 में ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा कि 3 को डेसिमल से पहले रखूँगा, और अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें कोई डेसिमल नहीं है, जैसे कि इस 3 में था, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो इसको आगे रखेंगे और इसमें हम खुद से डेसिमल लगा के 0000 ऐसे लगा देंगे। और यहाँ पे ये क्या आया 3.3333 अप टू सो ऑन, मैंने ऐड किया है इनको। ठीक है, ऐसे करते हैं डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड। ठीक है, तो 3 + x मैं इसे लिख सकता हूँ क्योंकि इनको ऐड करके भी यही आएगा, यानी ये इसके बराबर हुआ। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जरा ध्यान से देखो। इक्वेशन नंबर 1 में हमें पता चल रहा है कि ये जो है 3.33 ये 10x के बराबर है, और ये 3 + x के भी बराबर है, यानी ये 10x भी तो इसके बराबर हुआ। तो यहां से हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको डिजाइन बना के लिख देते हैं 1 and 2, मार्कर फीका हो गया, 1 सेकेंड, चलो थोड़ा हिला लेते हैं, हो सकता है थोड़ा सा डार्क हो जाए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट 10x = 3 + x। ठीक है, क्योंकि 10x इसके बराबर है और यही चीज इसके भी बराबर है, तो 10x इसके बराबर होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, तुम ना अब एक चीज और देखो, मैथमेटिक्स में ना एक और रूल होता है कि अगर इक्वल टू किन्हीं भी दो नंबर्स के कुछ इस तरीके से बीच में है, तो नंबर्स की इधर उधर अदला बदली करने पर उनका साइन चेंज हो जाता है। यानी कि ये x जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि अभी यहां पर ये प्लस का है ना। तो यहां पर 3 + x जो मैंने लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10x - x = 3। अब माइनस क्यों? क्योंकि यहां पर x के आगे प्लस था, अब x जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो x के आगे प्लस की जगह लग जाएगा माइनस, और यहां 3 तो वैसा का वैसा ही है, वो इधर ही पड़ा है। अब 10x में से 1x गए, तो अब x के आगे कुछ नहीं है ना, तो उसको हम 1 कह सकते हैं, क्योंकि जिस मैथ में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो इसको कह सकते हैं कि ये 1x है। अब 10x में से 1x गए तो 9x बचेंगे, = 3 है। अब x =
अब देखो 9 यहां पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और मैंने तुम्हें कहा है कि जब भी कोई नंबर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस हो रहा होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस हो रहा होता है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो रहा होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। और यहां पे 9 जो है वो x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अब यहां पर इक्वल टू के उधर जाके ये 3 के नीचे चला जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। और अब यहां पे आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहां पे जो x है वो बराबर आ गया 1/3 के, वो बराबर आ गया 1/3 के। और हमारा x था 0.33333, यानी कि हमारा x था 0.3 बार, और x जो है वो बराबर है 1/3 के, ये बराबर है 1/3 के, यानी कि 0.3 बार बराबर है 1/3 के। और अगर 0.3 बार 1/3 के बराबर है, यानी कि वो बटे की शक्ल में है, यानी कि ये p/q की फॉर्म में है, जिसमें q 0 नहीं है और p और q एक इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब हमने इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में दिखा दिया। और इससे हमें यह भी पता चल गया, एग्जाम्पल के थ्रू हमने यह भी देख लिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन था और ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, तुम्हारे सामने आ रही है यहां पर। चलो, शो दैट 1.27272727 up to so on, यानी कि 1.27 बार can be expressed in the form p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। यानी सीधी सी बात है, अब हमें जो नंबर दिया गया है वो है 1.27 बार, और अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है या शो करना है रैशनल नंबर या p/q की फॉर्म में। सीधी सी बात है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपना वही लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 1.2727 अप टू सो ऑन। ठीक है, उसके बाद अब डेसिमल के बाद यहां पे 2 डिजिट है, यानी कि 1 के बाद 2 जीरो, यानी कि 100, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर तुम वो पहले लाइन लिख दो, मैं लिख ही देता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100 वी गेट 100x इज इक्वल टू, अब मैंने बताया था 1 के बाद जितने जीरो होते हैं डेसिमल उतना आगे जाता है। यहां पे 2 जीरो हैं तो ये 2 आगे जाएगा, यानी कि ये पहले 2 के आगे जाएगा फिर 7 के आगे, यानी कि 127.27272727 ऐसे जाएगा, यानी कि आएगा 127.2727 अप टू सो ऑन, ऐसे जाता जाएगा। और अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद 127.2727 अप टू सो ऑन को अपन 126 प्लस x लिख सकते हैं, इसको मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हाँ, अब हम इसको 126 प्लस x कैसे लिख सकते हैं, ऐड करके देख लो ना यार। देखो, अब 1.272727 या 126 में से कौन बड़ा है? 126 बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। अरे पागल हो गए हो, ये कैसे बड़ा हो सकता है यार? पॉइंट या डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे की कैटेगरी में गिने जाते हैं। जो बड़ा होता है वो डेसिमल से पहले वाला ही होता है। जब भी हमें दो नंबर को कंपेयर करना हो ना कि कौन सा बड़ा है, तो तुम देखो कि डेसिमल से पहले वाला नंबर, सिर्फ इसको 1 मान के चलो, मतलब तो 1 बड़ा है कि 126 बड़ा है? 126 बड़ा है ना, उसको ऊपर लिखेंगे 126। अब उसके नीचे लिखेंगे हम इसको, पर यहां पर 1.272727 यानी कि डेसिमल आ रहा है, और किन्हीं भी दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए वो डेसिमल एक दूसरे के नीचे आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में तो सब चलता है, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं चलता है। तो इसमें हमें यहां पर अपनी तरफ से पॉइंट लगा के 0 0 0 0 अप टू 1 0 0 0 0 खुद से लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे इस नंबर को लिखेंगे 1.2727 अप टू सो ऑन, इसको करेंगे ऐड, तो ये आ जाएगा 127.2727 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यही नंबर आ गया, तो ये इसके बराबर हुआ, बिल्कुल हुआ। अब 100x इसके बराबर है, और यही वाला नंबर 126 प्लस x के बराबर है, तो 100x भी इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
वी गेट 100x इज इक्वल टू, अगर मेरा कैमरा बीच बीच में हिल रहा तो ज़रा सॉरी, ये ना तार थोड़ी छोटी है और ये बीच बीच में मेरे अड़ रही है लिखते हुए, पर मैं कोशिश करूँगा कि ना हो। 100x इधर से लिख देता हूँ। 100x हो गया, ये किसके बराबर हुआ? 126 प्लस x के। मेरा हाथ उल्टा 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 पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं। x अब इक्वल टू के उधर है, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 126। और हमें पता है मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो x के आगे 1 समझो। 100x में से 1x गए तो बचा 99x इज इक्वल टू 126। फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 99। अब इसको कैसे करो, कट कर लो, तो ये दोनों 3 के टेबल में जाने वाले हैं, ठीक है। पहले 126 3 के टेबल में जाएगा, 3 4 ज़ा 12, नीचे आ गया 6, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया कट हो गया, यानी कि ये जाएगा 3 में 42 पे। और ये तो सीधी तरीके से दिख रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 99। ये भी फिर 3 के टेबल में जाएगा, कैसे? अब ये सबसे पहले तो 42, 3 1 ज़ा 3, नीचे आया 2, ये आया 12, 3 4 ज़ा 12, ये हो गया डिवाइड, यानी 14 टाइम्स 42 आता है। और ये तो सीधी सी बात है, 3 और 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये आ गया 14/11, यानी कि x आ गया 14/11, ठीक है। अब x 14/11 के भी बराबर है, x 1.27272727, या मैं कहूँ तो x जो है 1.27 बार के भी बराबर है, x इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, यानी कि 1.27 बार भी 14/11 के बराबर होगा। और 1.27 बार अगर 14/11 के बराबर है, यानी कि मैंने इसको बटे की शक्ल में बता दिया, p/q की फॉर्म में लिख दिया, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख दिया, क्वेश्चन हो गया। और यहां से एक और बात सीखने को मिली, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ रैशनल नंबर। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं यार। तो काफ़ी दिन से मैंने अपने कपड़े नहीं बदले थे वीडियो में, तो चलो आज मैं बदल लेता हूँ। मैं बदल के आ गया हूँ, और क्यों बदले हैं ये नहीं बताऊँगा भाई, गर्मी लग रही थी, नहा के आया हूँ, या फिर जो भी समझना समझ लो। आगे बढ़ते हैं। इधर आ रहा तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 9 का क्वेश्चन, इधर मैं करूँगा उसका सॉल्यूशन, तुम्हें पता ही है। तो इस क्वेश्चन में सीधी सी बात है कि हमने पिछले जितने भी एग्जाम्पल्स करे हैं उनको रैशनल नंबर में हमें मतलब शो करके दिखाना था, एक्सप्रेस करके दिखाना था नंबर डेसिमल एक्सपेंशंस को। इसमें हमें 0.235 बार को शो करके दिखाना है। और इसमें नई चीज़ ये है कि इसमें ना 2 के ऊपर बार नहीं है, यानी कि ये जो नंबर है ना ये कुछ इस तरीके का है, 0.23535 और इसी तरीके से आगे 35 35 35 35 रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 35 रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसीलिए सिर्फ इन दोनों के ऊपर बार है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है हम तो वही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू ये वाला नंबर। उसके बाद अब बार जितने भी नंबर पे होता है, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स के ऊपर बार होता है उतने 1 के बाद 0 लगाकर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 डिजिट्स के ऊपर या 2 नंबर्स के ऊपर अब है तो 1 के बाद 2 0 यानी कि 100, तो 100 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम मैं यहां पे लिख देता हूं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100 वी गेट 100x इज इक्वल टू, अब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि 1 के बाद जितने भी जीरो होते हैं ना ये डेसिमल उतनी बार आगे जाता है। अब यहां पे 2 जीरो है, 100 है, तो डेसिमल 2 बार आगे जाएगा, यानी कि 1 और 2 यानी 23.535353 ऐसे जाएगा। तो 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 बार आगे जाएगा, यानी ये आएगा 23.5353 अप टू सो ऑन, यही चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। अब इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये जो 23.5353 अप टू सो ऑन करते करते यही चला जाएगा
इसको मैं लिख सकता हूँ 23.3 प्लस एक्स। ऐसा मैं क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि चलो इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, x मेरे पास था ये वाला नंबर और 23.3 मेरे पास ये है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 23.3। ठीक है, उसके बाद x जो कि था 0.235, ये सब रिपीट हो रहा है। तो हमें पता है कि सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हुए जो एक नंबर का डेसिमल है वो दूसरे नंबर के डेसिमल के नीचे आना चाहिए। यानी जिन दो नंबर्स को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उन दोनों नंबर का डेसिमल सेम मतलब ऊपर नीचे होना चाहिए। जैसे कि भैया 0.2 है तो 0 मैं यहां लगाऊंगा ताकि डेसिमल बिल्कुल इसके नीचे यहीं पे यहां पे आए। फिर इसके बाद 2 3 5 3 ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, है ना। और ये रफ वर्क समझ लो, मैं साइड में कर रहा हूं। और यहां पे 23.3 है, इसके बाद 0 0 0 लगा दो क्योंकि आगे कुछ है नहीं तो अपनी मर्जी से लगा देंगे। उसके बाद मैं इसको ऐड कर देता हूँ, आ जाएगा 23.3 और 2 5 3 5 3, आगे सो ऑन ऐसे ही आता रहेगा। तो ये 23.535353 यानी यही बन जाएगा। इसका मतलब 23.3 प्लस एक्स अगर मैं करूँगा तो मेरे पास यही आएगा। तो इसीलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हुए, बिल्कुल हुए। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। और अब तुम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ज़रा ध्यान से देखो। हमें पता है 100x जो है वो इसके बराबर है और ये वाला जो नंबर है यानी कि ये 23.3 प्लस एक्स के बराबर है, यानी कि 100x भी इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम यहां पर अब आगे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get 100x is equal to 23.3 प्लस x। ठीक है, अब मुझे पता है कि जब भी ये x इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये माइनस कर देगा, मतलब माइनस का हो जाएगा। तो ये आएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.3। और हमें पता है कि मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, यानी कि ये जो x है इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अगर आगे कुछ नहीं है तो मतलब ये 1x है। और 100x में से 1x जाएंगे तो 99x बचेंगे एंड इट इज इक्वल टू 23.3। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ आगे थोड़ा सा ताकि तुम्हें दिखाई दे। मैं इधर हो जाता हूँ। अब 99x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के जब मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इधर x इज इक्वल टू आ जाएगा 23.3 डिवाइडेड बाय 99। और जब मैं इसका डेसिमल उड़ा दूंगा तो हमें पता है डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतनी 1 के साथ में 0 लग के उसके नीचे आ जाता है ना। और यहाँ पे 23.3 था, यानी डेसिमल यहाँ था और डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है जो कि ये वाला 3 है। तो यानी कि 23 पॉइंट जब मैंने ये काटा तो नीचे आया 10 और नीचे जो 10 आएगा वो इस नीचे वाले 99 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आएगा, x बहुत गंदा सा बन रहा है क्योंकि मैं थोड़ा उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब हाथ मेरा राइट हैंड ही है पर मैं उल्टी तरफ से लिख रहा हूँ ऐसे करके, तो इसीलिए थोड़ी हैंड राइटिंग ऐसे आ रही है पर तुम्हें समझ आ रही होगी। तो इसको लिख सकते हैं 233 डिवाइडेड बाय 990। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, और अब हमारा x इसके भी बराबर है और हमारा जो x है वो इसके भी बराबर है। ये कहो या ये कहो, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो हमारा x इसके भी बराबर है और हमारा x इसके भी बराबर है, यानी कि ये और ये भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब 0.235 बार बराबर होगा। मैं यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ। अब देखो, हाँ यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं। ये वाला ऐड तो अब तुम्हें पता चल ही गया कैसे करना है, तो साइड में लिख देते हैं। ठीक है, तो 0.235 बार जो है ये इक्वल है मेरे पास में 233 डिवाइडेड बाय 990 के, है ना।
इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको p बाई क्यू की फॉर्म में मैंने लिख दिया, जो कि लिखा जा सकता है, यानी कि बटे की शक्ल में लिखा जा सकता है, जिसमें p और q यानी कि 233 और 990 ये दोनों इंटीजर्स भी हैं, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में q है वो 0 के बराबर भी नहीं है। तो हमने इसे रैशनल नंबर में भी लिख दिया, और इससे हमें एक और चीज देखने को मिली कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, और ये रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर होते हैं, पर अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो, ना टर्मिनेट हो रहा हो, ना खत्म हो रहा हो, ना जीरो हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो, तो वो इररेशनल होते हैं। पर ये तो रैशनल है क्योंकि ये यहाँ पे रिपीट हो रहे थे। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब तक हमने जितना पढ़ लिया ना उसके ऊपर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। वो क्वेश्चन है कि ये जो नंबर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 0.1011011110111110, ये जो क्वेश्चन है मेरा ये है कि ये जो नंबर है बताओ क्या ये इर्रेशनल नंबर है या नहीं, हाँ या ना। तुम्हारे पास 5 सेकंड है, 1 2 3 4 5। अब कई लोग कहेंगे सर ये रैशनल नंबर है, तो तुम लोग सब अपने मुंह पे जोर का थप्पड़ मार लो, क्योंकि ये इररेशनल नंबर है। अब तुम कहोगे सर क्यों, ये तो रिपीट कर रहा है। कहां रिपीट कर रहा है यार, दिखा मुझे कहां रिपीट कर रहा है। ये है 0.1, उसके बाद 1 0 के बाद 2 बार 1 है। रिपीट तो तब होगा अगर ये 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसे गया, पर ये तो 1 0 फिर 2 बार 1 1 0 फिर 3 बार 1 1 1 0 फिर 4 बार 1 1 1 1 0, ऐसे ही आगे जब ये रिपीट होता जाएगा ना, डॉट डालने का मतलब है इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, यानी इसके बाद ये फिर 5 बार 1 1 1 1 1 0 आएगा, है ना। तो ये रिपीट थोड़ी कर रहा है भाई, ये तो देख आगे बढ़ता ही जा रहा है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा, ये आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज, क्या ये रिपीट कर रहा है? रिपीट भी नहीं कर रहा यार, मैंने तुम्हें बता दिया कि क्यों रिपीट नहीं कर रहा। ये रिपीट नहीं कर रहा तो ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो क्या हुआ, ये रैशनल हुआ या इररेशनल हुआ? भाई ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर इसमें हैं तो ये इररेशनल नंबर हुआ भाई, रैशनल कैसे हो जाएगा, इररेशनल हुआ। आया समझ? अब जैसे कि ये मैंने ना स्क्वायर रूट 2 और पाई की वैल्यू लिखी हुई है, तो अब हम किसी भी इररेशनल नंबर की वैल्यू या स्क्वायर रूट वाले नंबर की वैल्यू निकालते कैसे हैं, अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसे? यार देखो, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ना थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट होता है। वैसे तुम्हें क्लास 9th में स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालने जैसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, पर बाय चांस अगर आ जाता है तो तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये देखो, अब मैंने 2 लिखा यहां, इसके आसपास में ऐसा बना दो तुम डिजाइन। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होता है उस नंबर को यहां लिख के उसके आसपास ऐसा डिजाइन बना देते हैं। अब क्या करना है, हमें देखना है कि जो 2 है वो कौन से टेबल पे उसी के साथ आ रहा है। मतलब अगर मैं कहूं कि 1 के टेबल में 2 आता है या नहीं, तो तुम्हें देखना है कि 1 1 में आता है कि नहीं, 1 1 जा। अगर मैं तुम्हें कहूं 2 के टेबल में 2 आता है या नहीं, तो तुम 2 1 जा नहीं देखोगे, 2 2 जा देखोगे। यानी कि जिस भी टेबल के नंबर हम देख रहे हैं ना, पहला नंबर कि किस टेबल में ये आ रहा है, हमें उस टेबल का उसी वाला नंबर देखना होगा, उसी का नंबर। जैसे अगर मैंने बोला कि बताओ 2 के टेबल में ये है या नहीं, तो तुम ये देख के बताओगे 2 2 जा ई के इक्वल है कि नहीं। अब 2 2 जा 4 होता है तो वो इसके बराबर नहीं हो सकता, 3 3 जा 9 होता है वो भी नहीं हो सकता, 4 4 जा 16 होता है वो भी नहीं हो सकता। पर अगर मैं कहूं 1 1 जा 1, इससे छोटा चलेगा, इसके बराबर भी चलेगा, पर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब मुझे पता कईयों को समझ नहीं आया होगा, मैं थोड़ा सा और आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। देखो यार, स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकालने के लिए ना हमें सबसे पहले देखना होता है कि जो नंबर यहां पर है
वो कौन से टेबल में आ रहा है, और इसके लिए एक कंडीशन होती है, इसमें एक ट्विस्ट होता है कि हमें ये देखना होता है कि ये जो नंबर है जिस भी टेबल में हम ढूंढ रहे हैं उसमें है या नहीं, उसी नंबर जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करके वो आ रहा है या नहीं। जैसे कि हम सोच रहे हैं कि ये 1 के टेबल में आता है या नहीं, तो तुम कहोगे हाँ आता है, 1 2 जा 2 पर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालते हुए हम देखते हैं अगर 1 1 जा में आता है या नहीं। जैसे कि 1 आया, 1 1 जा 1 आया, अगर मैं कहूं 2 के टेबल में ये आता है या नहीं, तो तुम 2 1 जा 2 करके नहीं बोलोगे, तुम कहोगे 2 2 जा में आता है या नहीं। अगर तुम्हें कहूं 3 में बताओ, तो 3 में आता है या नहीं, 3 3 जा 9 होता है, उसमें भी नहीं आता। तो 2 2 जा 4 इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। 3 3 जा 9 बड़ा हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। 1 1 जा 1 इससे छोटा हो जाएगा, ये चल सकता है। इक्वल होता तो भी चल जाता, और अगर इससे छोटा होगा तो भी चल जाएगा, बड़ा नहीं चलेगा। अब अगर तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आया है, पूरा नहीं आया है, तो मैं तुम्हें पूरा समझ के करवाऊंगा। सोचो कि यहां पर मैंने लिख दिया 16, यहां पर इसी तरीके से अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये मैंने लिख दिया 16, और बताओ अब 16 कौन से टेबल पर आता है। स्क्वायर रूट की बात हो रही है, स्क्वायर रूट की बात हो रही है, कौन से टेबल पर आता है। वैसे तो 2 8 जा पर भी आता है, पर हमें 2 8 जा नहीं देखना ना। अगर 2 के टेबल में ढूंढ रहे हो तो देखो क्या 2 2 जा होता है, नहीं होता, बहुत छोटा है। अब तुम कहोगे सर छोटा लिख तो सकते हो, आपने कहा था छोटा चलेगा। अरे अगर कोई नंबर ऐसा है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर आ जा रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा है लेना। छोटा वाला नंबर लेने से ज्यादा अच्छा वो लो जो इसके बराबर आ रहा है। जब तक इससे बड़ा नहीं निकल जाता ना कोई, तब तक रुको मत। अब यहां पे 2 2 जा 4 नहीं चला, 3 3 जा 9 नहीं चला, 4 4 जा 16 चल गया भाई। तो यहां पे हम लिखेंगे 4 4 जा, पहले यहां पर लिखते हैं वो वाला नंबर जिसके टेबल में वो आ रहा है, जिससे वो आ रहा है 4 4 जा, फिर यहीं पे लिख देंगे 16, 4 4 जा 16। उसके बाद नीचे लगाएंगे एक लाइन, फिर यहां पे मैं प्लस करूंगा यही वाला नंबर दोबारा से, और यहां पर माइनस। पर ये करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहां पर तो ये आ ही गया है, तो ये 0 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। तभी तो जब 16 हम ऐसे लिखते हैं तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है ना। वैसे 2, तो अब 2 के लिए सबसे पहले 2 2 जा 4 नहीं हो सकता, 3 3 जा 9 नहीं हो सकता, पर 1 1 जा 1 हो सकता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 1 जा 1। अब यहां पे मैं प्लस करूंगा 1 को, और यहां से इस 1 को माइनस करूंगा। 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 में से 1 गए तो आया 1। अब इससे अगला स्टेप, जो यहां वाली चीज है वो इस बाहर वाले नंबर से बड़ी होनी चाहिए, पर ये छोटी है, तो हमें यहां पर 0 लेके आने पड़ेंगे। तो अब अगर हमें यहां पे 0 लेके आना है, तो सबसे पहले यहां पर एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहां पर हमने एक डेसिमल लगाया, अब नीचे लगा दो 0 पर। इसमें एक ट्विस्ट है, एक और ट्विस्ट सर। अरे हाँ भाई, स्क्वायर रूट बहुत गंदा बच्चा है, बहुत ट्विस्ट लेके आता है। इसमें ट्विस्ट ये है कि इसके आगे जो 0 आते हैं ना, वो 2 इकट्ठे आते हैं, कल्ला नहीं आता। अगर मैंने डेसिमल लगाया ना, तो जो 0 नीचे आएंगे वो 2 इकट्ठे आएंगे पेयर में। अब ये बार नहीं है, ये बार नहीं है, ये जो मैंने लाइन लगाई है इसका मतलब है कि जो 2 0 जो हैं ये पेयर में आए हैं यहां पर डेसिमल लगाने के बाद। तो अब ये 2 0 जो हैं ये दोनों के दोनों आएंगे नीचे यहां पर, और ये बन जाएगा 100। अब हमें देखना है उसी तरीके से कि मैं 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि उसी नंबर से फिर बाद में करेंगे तो 100 आए। जैसे अगर मैंने यहां पर लिखा 21, तो हमें 1 से फिर मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि 21 1 जा कितना होता है, 21 100 से छोटा है, आगे बढ़ो। अगर मैं कहूं यहां पे मुझे लिखना है 2, तो 22 में देखो 2 जा कि ये 100 आता है या नहीं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 44, 100 से छोटा है, आगे बढ़ो। अब मैं यहां पर 2 के साथ सोचो लगाता हूं 3, तो यहां पे 23 3 जा चेक करना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 भी 100 से छोटा है, और आगे बढ़ो। 20 अगर मैंने लगाया 4, तो फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 24 4 जा 16, मतलब 4 4 जा 16, और 4 2 जा 8 1 9 96। अब ये 100 के बहुत पास आ गया। अब मैं 25 का भी करके देख लेता हूं। अगर मैं 25 करूंगा तो इंटू 5 करूंगा, देखते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और 2 12, 125 बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा नहीं चलेगा पर छोटा चलेगा। तो 24 4 जा 96। अब 100 में से 96 गए तो कितने बचे, 4 बचे। 4 बचे कि नहीं बचे, बचे। अब ऐसे ही
पॉइंट लगाया हुआ है, तो अब मैं 2 जीरो और ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे पेयर में। ये मैंने पेयर में एक और जीरो लिया, इसके नीचे लगा दिया, और यहाँ पर +4 ऐड किया, यहाँ पे 28 कर दिया, क्योंकि ये 4 और 4 8 होगा, ऐसे ऐड करते हैं। इसके बाद मैं 28 के साथ अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लगाऊंगा जो 400 से कम या उसके बराबर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने लिया 282, तो यहाँ पर नीचे इंटू 2 करके 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4 15। अब 564 इससे बड़ा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 ही करेंगे, 281 1 281, और ऐसा ही हम आगे निकालते चले जाएंगे। और ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। अब हमने सिर्फ 1.41 ये 3 डिजिट निकाले, यानी यहां से हमने ये 3 डिजिट निकाले 1.41। अगर हम और आगे करते तो आगे 4 2 1 करते करते निकलता ही चला जाता कुछ ना कुछ, यानी वो रिपीट भी नहीं होता और टर्मिनेट भी नहीं होता, कभी निकलता ही चला जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं हम स्क्वायर रूट को। आया समझ? अगर नहीं समझ आया ना, तो मैंने ये जो निकाला है इसको दोबारा से वीडियो पीछे करके देख लेना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालना है ये तो मैंने बता दिया। अब पाई की ये जो वैल्यू दी गई है 3.141, ये मैंने क्यों लिखी है? अब मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में जब मैं तुम्हें इर्रेशनल नंबर्स वगैरह समझा रहा था, तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। तो हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स के मन में ना ये डाउट आया हो। क्या डाउट सर? बता रहा हूं। हो सकता है कई स्टूडेंट्स के दिल में ये डाउट आया हो कि सर हमने पढ़ा है कि जो पाई है वो 22/7 होता है, पाई को हमने बटे की शक्ल में लिख दिया, p/q की फॉर्म में लिख दिया, जिसमें p और q यानी कि 22 और 7 जो है ये इंटीजर भी है, और डिनोमिनेटर में 7 q के मतलब 0 के इक्वल भी नहीं है। तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए ना, इररेशनल क्यों हो गया? बताता हूं। दरअसल पाई की जो वैल्यू है ना, पाई की जो वैल्यू है वो शुरुआत में ये आई थी 3.141। पाई जो है यहां से ये नहीं बना है, यहां से पाई की वैल्यू ये बनी है 22/7। और ये 22/7 ना एग्जैक्ट नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। सिर्फ कुछ चीज़ों की मेजरमेंट करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जिन्होंने पाई बनाया था, ऐसा समझ सकते हो, उन्होंने ना ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखी है, पर ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है 3.14159। करते करते ना आगे ये बढ़ती ही चली जाती है, कभी खत्म ही नहीं होती है, रिपीट भी नहीं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, इसके डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो इसीलिए पाई इर्रेशनल है। 22/7 है, इस वजह से कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये रैशनल नंबर है। आया समझ में? क्योंकि 22/7 एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेट मतलब सिर्फ मानी गई वैल्यू है, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। एक्चुअल में इसकी वैल्यू ये नहीं, ये है जो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और बड़ी क्लासेस में भी जब तुम पाई को लेकर कैलकुलेशंस करोगे ना, अगर तुमने मैथ्स रखा या मैथमेटिक्स अपना मेन सब्जेक्ट रखा +1 +2 वगैरह क्लासेस में, तो वहां पर तुम इसकी सिर्फ ये वैल्यू 3.14 यूज करते हो हर जगह पे। ज्यादातर 22/7 भी कर लेते हो, ज्यादातर 3.14 के लिए यूज होती है। तो बस मैंने तुम्हें यहां पर यह बता दिया कि इररेशनल नंबर की पहचान कैसे करनी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे निकालनी है, पाई जो एक डाउट होता है बहुत सारे बच्चों का, और तुमसे शायद एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि पाई की वैल्यू 22/7 है, फिर ये इररेशनल नंबर की कैटेगरी में क्यों है? तुम ये कह सकते हो कि 22/7 उसकी एक्चुअल नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और तो और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये वाली होती है। इसकी थोड़े बहुत नंबर याद कर जाओ, 3.14159 याद कर जाओ, उसके बाद डॉट 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 लगा कर लिख देना, ये होती है इसकी एक्चुअल वैल्यू, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होती है। ये तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। साफ सीधी सी बात है। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 तुम्हारे सामने इस तरफ आ रही है, जो कि है फाइंड एन इररेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब हमें कोई भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स हमें अगर निकालने हो तो वो कैसे निकालने हैं, वो हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। 1.1 एक्सरसाइज, 1.1 या 1.2 एक्सरसाइज में से किसी में ऐसा सवाल भी था, और हमने उसके लिए एग्जाम्पल भी करी हैं, लेक्चर में भी उसके बारे में समझा है। पर अब बारी आ गई है समझने की कि इररेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। तो यहां पर जो नंबर दिए हैं वो है 1/7 एंड दूसरा है 2/7। अब 1/7 तो हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला,
अभी डिवाइड करके निकाला नहीं क्या एग्जांपल्स में? हमने देखा था ना कि 1/7 जो है उसकी वैल्यू 0.142857, फिर इसके ऊपर बार ये वैल्यू आई थी कि नहीं आई थी? आई थी ना। तो ये मैं दोबारा डिवाइड तो नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में किया है यार। और जो 2/7 है ये नहीं किया, इसलिए मैं ये अब डिवाइड करके तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। 2/7 की वैल्यू क्या होती है इसके डेसिमल एक्सपेंशन की, इसे डिवाइड करके हम देखते हैं। तो अभी मैं इसे इरेज करता हूँ, सीधा 2/7 को करते हैं। चलो करते हैं 2/7। 2 आता है अंदर, 7 आता है बाहर। जो ऊपर आएगा वो अंदर, जो नीचे है वो बाहर। अब क्योंकि जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा है तो मेरे को 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहां पे एक 0 आएगा। अब 7 2 जा 14 कर सकते हैं, 7 3 जा 21 नहीं कर सकते, बड़ा हो जाएगा, तो 7 2 जा 14। नीचे आया 6। अब पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 7 8 जा 56, ये आ गया 4। उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, वो भी छोटा है। 7 6 जा 42, बड़ा हो जाएगा, तो 7 5 जा 35 ठीक है। 35 नीचे आ गया 5। अब पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 7 7 जा 49 होता है, लिख सकते हैं 7 7 जा 49, नीचे आया 1 और पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए 3, ओके। 10 में से 7 गए 3, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 होता है, वो लिख सकते हैं 7 4 जा 28, नीचे आया 2। मैं रिमाइंडर साथ साथ में देखता चल रहा हूं कि रिपीट हो गया क्या। तो यहां पे रिमाइंडर जो है दोबारा से 2 आ चुका है, यानी कि स्टार्ट हमने जहां से किया था 2 वही दोबारा आ चुका है। यानी कि अब अगर मैं आगे डिवाइड करता हूं तो यही चीजें रिपीट होने वाली हैं। इसका मतलब 2/7 आया 0.285714, 285714 और उसके ऊपर बार। देखो अब मैंने डिवाइड थोड़ा सा तुम्हें समझाते हुए नहीं किया है क्योंकि मैं डिवाइड ऑलरेडी तुम्हें डिटेल में समझा के कर चुका हूं। तो इसीलिए अभी मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने ना बिना कैलकुलेटर के तुम्हारे सामने ही पूरी डिवाइड करके दिखाई है, डेसिमल एक्सपेंशन तक मैं पहुंचा हूं। 2 ये वाला और ये स्टार्ट हमने जहां से किया था जस्ट 2 से, उसी 2 पे हम वापस आ गए हैं करते करते। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं अब इसके बाद दोबारा डिवाइड और करूंगा भी ना तो यही चीज दोबारा में रिपीट होगी। यानी कि 285714 के बाद यहां फिर से 285714, फिर 285714 ऐसे आती रहेगी। तो यानी इसके ऊपर मैंने लगा दिया बार। तो अब हमारे पास जो 1/7 और 2/7 दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन की वैल्यू है, ठीक है। तो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन था उसकी वैल्यू थी 0.142857 और उसके ऊपर बार, 0 के ऊपर नहीं है, इतने के ऊपर बार। और जो 2/7 की वैल्यू थी वो उसकी वैल्यू थी कुछ, मैंने ना एक बार लिख के रखी है, मैंने अभी तुम्हारे सामने निकाली है और मैंने वो निकाली थी 0.285714। क्या निकाली थी मैंने? 0.285714। अब मैंने तुम्हारे सामने वो निकाली ना, अब मेरे को एकदम से वैल्यू याद थोड़ी ना, मैंने गलती से इरेज कर दी थी। तो मैंने क्योंकि ये पेज पर एक बार खुद सॉल्व किया था तुम्हें कराने से पहले, तो मैं एक बार देख रहा था इसका आंसर क्या आया था। ठीक है, 1/7 2/7 की वैल्यूज निकाल ली हैं हमने। अब इसके बीच में कोई भी एक इरेशनल नंबर निकालना है हमें। उन्होंने बोला ना फाइंड एन इरेशनल नंबर, सिर्फ एक। तो अब तुम ना इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा नंबर ले लो, खुद से बना दो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो। जैसे कि अब 0.14 है, अब 0.14 के बाद मैं 0.15 ले लेता हूं। अब इसके बाद लगा दो 0, फिर लगा दो 15 और उसके बाद लगा दो 2 बार 0, फिर लगा दो 15, उसके बाद लगा दो 3 बार 0 और ऐसे करते करते डॉट डॉट लगा दो। ये हो गया जो कि कभी खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा क्योंकि 0 जो है बढ़ते जा रहे हैं। रिपीट होने का मतलब है 1 के बाद 150 150 150 वो रिपीट होता है, पर ये 150 के बाद 1500 फिर 15000 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं हो रहा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा।
और ये नॉन रिपीटिंग भी है, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये हो गया इन दोनों के बीच में। अब हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो पहले वाला नंबर है, छोटा नंबर है, उसका एक बड़ा ले लो। जैसे कि 0.14 था, उससे हमने 0.15 ले लिया, और हमें ये सिर्फ 28 से छोटा रखना है, बस सीधी सी बात है। यानी कि हमें 0.16 भी ले सकते हो, 0.17 भी ले सकते हो, या 0.28 से पहले 0.27 भी ले सकते हो। बस उसके बाद जीरो जो है वो बढ़ाते हैं, जो उन्हीं नंबर्स के बाद। इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेट सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो हो गई यार एग्जांपल नंबर 10। अब इसमें क्या बताऊं मैं, नोट कर लो। तो आज हमने रियल नंबर और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। रियल नंबर जिसमें रैशनल और इरैशनल नंबर दोनों तरह के नंबर आते हैं, तो इन दोनों तरह के ही नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन और इनके डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे निकालना है, कैसे पहचानना है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग क्या होता है, और इन सब केसेस में हम कैसे पहचान सकते हैं कि रैशनल कौन सा है, इरैशनल कौन सा है, डिस्टिंग्विश कैसे करें, अलग अलग कैसे पहचानें, सब कुछ पढ़ लिया है। एग्जाम्पल्स हमने सारी कर ली हैं जो भी इसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट थी, तुम्हारी बुक में दी हुई थी। एग्जाम्पल 10 तक तुम्हारी बुक की कंप्लीट हो चुकी है पिछले कुछ लेक्चर से अगर हम करते हुए आए तो। लेक्चर नंबर 1 में एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 करवा दी, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में 3 और 4 करवा दी, और इस लेक्चर में 5 से लेकर 10 तक की सारी एग्जाम्पल और उन एग्जाम्पल्स को करने का तरीका और उनके पीछे छुपा हुआ सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें करवा दिया गया है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हाँ, तुम्हें छोटा सा एक ना रिकैप मैं देना चाहूँगा कुछ चीज़ों का जो अभी तक इस चैनल पर हो चुकी हैं। अगर तुम्हें अपने क्लास 9th साइंस का चैप्टर मैटर इन आर सराउंडिंग्स साइंस का चैप्टर नंबर 1 है जो, वो तुम्हें डिटेल में पढ़ना है, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझना है, सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, सारे टर्म्स सीखने हैं, सारी एक्टिविटीज़ करनी है, जितना भी मतलब उसमें कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो सब पढ़नी है। तो उसके लिए इसी चैनल पर डिटेल्ड लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। 4 लेक्चर के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म करवा दिया गया है। और अगर तुम्हें इस चैप्टर की 1 शॉट वीडियो देखनी है, यानी कि तुम्हें कोई ऐसी वीडियो चाहिए जो 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करवा दे और इस चैप्टर के सारे एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दे, यानी कि एग्जाम में आने वाला उस चैप्टर का सारा सामान तुम्हें दे दे, तो उसके लिए भी इस चैनल पर एक 1 शॉट वीडियो इसी चैप्टर की अपलोडेड है, जो कि 55 मिनट के आसपास की है, यानी 1 घंटे से भी कम में तुम्हें इस चैप्टर की पूरी रिवीजन करवा दी गई है। और अगर तुम्हें मैथ्स में नंबर लाइन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना है या रियल नंबर्स को डिटेल में समझना है, तो लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का ऑलरेडी बना हुआ है। अगर एक्सरसाइज 1.1 करनी है तो वो भी करवा रखी है इसी चैनल पर, उसकी अलग वीडियो है। अगर तुम्हें इररेशनल नंबर, रियल नंबर को डिटेल में समझना है और नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट वाली चीज़ों को कैसे हमें दिखाना है, पूरी कंपास, डी, स्केल की मदद से एकदम अच्छे से समझना है, तो उसके लिए भी लेक्चर 2 इस चैनल पर है। अगर तुम्हें एक्सरसाइज 1.2 करनी है तो उसके लिए भी लेक्चर इसी चैनल पर है, जिसमें पूरी अच्छे से कंपास, स्केल, डी के साथ समझाया गया है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और अगर तुम्हें ये सब समझना, मतलब अगर क्या मतलब, आज तो तुमने वो समझा ही है, रियल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन समझनी है, तो ये वाला लेक्चर था, और अब अगले लेक्चर में 1.3 आने वाली है। तो बस यार, ये कुछ लास्ट में थोड़ा रीकैप या आउटरो वगैरह मुझे देना था, वैसे मैंने लिखा नहीं और कुछ मैंने बोल ही दिया, चलो कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, नीचे कमेंट कर देना, अच्छा सा फीडबैक दे देना कि क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या मुझे इंप्रूव करना चाहिए। कैमरा क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करने की जहाँ तक बात रही, तो वो तो तभी हो पाएगी जब अर्निंग स्टार्ट होगी, जब तुम सपोर्ट दिखाओगे, सब्सक्राइब करोगे, मेरा
मतलब चैनल मोनेटाइज होगा, उसके बाद अर्निंग स्टार्ट होगी, तभी ये सब इंप्रूव होगा। पर तब तक के लिए अगर तुम्हें कोई भी मतलब इशू लगता है या कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जो कि मेरे पढ़ाने के तरीके में गलत है, तो वो तुम बता सकते हो, मैं उसे इंप्रूव करूँगा। और तो कुछ नहीं यार, बस अच्छी चीज़ें लिखो कमेंट्स में, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ और सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन बेल को दबा के, ताकि अगर कोई भी लेक्चर अब आगे आए तो तुम मिस ना कर दो। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय 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 बाय। पढ़ लो।